जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? आशा और विश्वास करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, मैं आज आप लोगों के सामने सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें से 16 दिसंबर का जो पेपर है, 16 दिसंबर 2021 का जो पेपर है, मैं उस पेपर में मैथ का जो 30 क्वेश्चंस है, मैं उस 30 क्वेश्चन का आज डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है। सीटेट का जो 16 दिसंबर 2021 का एग्जाम हुआ था ऑनलाइन मोड में, मैं उसमें से मैथ का 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ और मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि सिराज अपनी रसोई में सेवों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में सेव के 11 जोड़े, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेव और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेव रखे हैं। सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेव हैं? चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें जो सिराज सिराज जो है, उसके रसोई में सेव की को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पहली जो पंक्ति बनाई गई है सेव की, उसमें 11 जोड़े सेव हैं। दूसरी जो पंक्ति बनाई गई है उसमें 22 जोड़े सेव हैं और तीसरी पंक्ति बनाई गई उसमें 33 जोड़े सेव हैं। यानी पंक्ति नंबर 1 में आपके कितने हैं जी? 11 जोड़े हैं। पंक्ति नंबर 2 में कितने हैं जी? पंक्ति नंबर 2 में 22 जोड़े हैं। चलिए, पंक्ति नंबर 3 में कितने जोड़े हैं? तो पंक्ति नंबर 3 में आपके 33 जोड़े हैं। हमने यहाँ पर 33 लिख दिया। लास्ट में आपसे पूछा गया है तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेव हैं, टोटल सेव की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए, ये 11 जोड़े सेव हैं पहले पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में 22 जोड़े सेव हैं, तीसरे पंक्ति में 33 जोड़े सेव हैं। यानी टोटल को हम अगर काउंटिंग करें तो टोटल हो जाएगा आपका 66 जोड़े, यानी कि 66 जोड़े सेव हो जाएंगे। यानी कि 66 जोड़े सेव है। तो जोड़े नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कुल कितने सेव है। यानी एक जोड़े में कितने सेव? तो 2 सेव। तो इसमें 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13। यानी टोटल जो है सेव की संख्या कितनी हो जाएगी? 132 सेव की संख्या हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए एक बार। और इसमें रसोई में उसको इस प्रकार व्यवस्थित करता है सेव को कि पहली पंक्ति में सेव के 11 जोड़े सेव हैं, दूसरी पंक्ति में सेव के 22 जोड़े सेव हैं और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेव है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उसके पास रसोई में कुल कितने सेव हैं। पहले पंक्ति में 11 जोड़े, दूसरे पंक्ति में 22 जोड़े, तीसरे पंक्ति में 33 जोड़े। यानी सब जोड़े को हम जोड़ेंगे तो टोटल कितने जोड़े हो जाएंगे? 66 जोड़े हो जाएंगे। एक जोड़े में 2 सेव, यानी 2 से गुना कर देंगे तो 132 सेव आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आएगा आपका 132 सेव। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं किस ऑप्शन में 132 आपका लिखा गया है। ये जो 16 दिसंबर 2021 का जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, मैं उसका 30 मैथ का क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ये आपका कितना है? ऑप्शन नंबर 2 में 132 है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि ये जो बात जो लिखी गई है, कथन जो लिखा गया है, उस पर आपको बताना कौन सा है कौन सा गलत है। अब उसके बाद जो इस नेक्स्ट जो स्लाइड हम दिखाएंगे उसमें ऑप्शन का कूट रखा गया है, यानी ऑप्शन जो है इसका कूट में दिया गया है। तो पहले हम लोग उसको देखेंगे कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, कथन नंबर 1 कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। देखिए, करेक्ट, सभी अभाज्य संख्याएं जो होती है विषम संख्याएं होती है। तो पहले हम लोग जानेंगे विषम क्या है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे अभाज्य क्या है। तो चलते हैं, पहले हम जाने अभाज्य होता क्या है। वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 गुणनखंड होते हैं। माने एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा तो अभाज्य,
एक से कटे, अपने आप से कटे और उससे किसी और संख्या से कटे तो वो हो जाएगा भाज्य। भाज्य यानी कि दो से अधिक उसका क्या होता है, फैक्टर होता है, तो क्या हो जाएगा आपका भाज्य। और दो, केवल दो फैक्टर होता है तो आपका होगा अभाज्य। आप लोग विषम संख्या के बारे में जानते हैं, जिसका आधा होता है वो सम, जिसका आधा नहीं होता है विषम। जैसे 2 का आधा 1 सम, 3 का आधा दशमलव में चला जाएगा, पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, यानी कि 3 का आधा नहीं होता यानी वो विषम हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है, कथन नंबर 1 में कह रहा है इसमें सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। तो चलिए आप लोग को बताना है कि कहीं सभी विषम सभी अभाज्य संख्याएं जो होती है विषम संख्याएं होती है। तो देखिए ये आपका क्या है, 2 है, 2 जो है 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, यानी कि 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। और किसी संख्या से तो कटेगा नहीं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 2 कौन सी संख्या है जी, 2 जो है आपकी सम संख्या है। तो इस तरह से आपसे पूछा है कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, तो ये आपका विषम थोड़ी है, ये आपका तो सम है। इस तरह से आपका ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आशा और विश्वास करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ चुका होगा। चलिए दूसरे नंबर कथन पर चलते हैं। कह रहा है कि एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए एक अंक वाली जो है 1 से लेकर 9 तक होता है एक अंक, 1 से लेकर 9 तक क्या होता है एक अंक। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाती है। यानी जैसे 9 के बाद जाएंगे वो चला जाएगा 2 अंक में। आपको बताना है, एक इसमें लिखा है एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती है। तो चलिए इसको चेक करते हैं हम। ठीक है, एक जो है ना आपका विशिष्ट संख्या है, याद रखिएगा, एक जो है विशिष्ट संख्या है। एक न तो सम है न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, इसको दिमाग में बैठाइएगा। अब चलते हैं इसके बाद, इसके ये 1 और 9 के बीच में कुल कितने जो है अभाज्य संख्या पहले होती है उसको देख लिया जाए। 2 जो है वो अभाज्य संख्या आपकी है, ठीक है। 3 एक अभाज्य संख्या है आपका, बहुत बढ़िया। 5 जो है वो अभाज्य संख्या है, बहुत बढ़िया। 7 जो है एक अभाज्य संख्या है, बहुत बढ़िया। और इस 4 के सिवा कोई अभाज्य संख्या आपका नहीं है। 9 को मत गिनिएगा, काउंट कीजिएगा भी तो ये आपका सम संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है। 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाते हैं उस भाज्य हो जाता है, जिसका केवल 2 फैक्टर होता है वो का अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए मेरे देश के साथियों, मेरे दोस्त, ये जो है काउंट करिएगा तो 1 2 3 4 और इसमें लिखा गया है 5। इस तरह से आपका ये भी जो है कथन गलत हो गया। तो पहले वाला तो गलत था ही, तो इस तरह से दोनों आपका क्या हो गया, गलत हो गया। चलते हैं तीसरे नंबर कथन पे। कथन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जैसे आप कहिएगा कि सर जो है ना 97 जो है आपका अभाज्य है, अरे भैया ये लास्ट थोड़ी है, इसके बाद तो आ जाएगा ना अभाज्य संख्या, यानी कि इसका अनंत है, यानी कि इसका अंत नहीं है अभाज्य संख्या का। यही बात आप में इसमें लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या होगा, कथन जो है सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट कथन में। कह रहा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एकदम राइट है। अभी हमने बताया जिनके 2 गुणनखंड होते हैं वो आपका क्या होता है, अभाज्य। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो आपका होता है भाज्य। तो ये आपका सही बात लिखा गया है, ये भी कथन आपका सही है। इस प्रश्न का जो है ऑप्शन अगर कूट में बनाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कथन हो जाएगा इसका जिसमें 3 लिखा होगा और आपका 4 लिखा होगा, वो जो है आपका आंसर हो जाएगा। वही आपका ऑप्शन जो होगा उस राइट होगा आपका। तो चलते हैं किस ऑप्शन में दिया है 3 और 4, ध्यान से देख लीजिए 3 और 4 मेरा आंसर आया हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 1 और 4 है, गलत है। इसमें 3 को दिया है, हमारा 2 को आया था, इस तरह से ये भी गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 में है 3 और 4, इसका मतलब कि इसका 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है स्कूल की
NSS इकाई ने, ठीक है, प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रयोजक से उन्हें इस काम के लिए 28.5 किलोग्राम करे तो चाहे 28.1/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चे को यह चीनी बांटी जा सकती है? ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है, पहले हम आपको इस पर इसी तर्ज पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, और एक जो है 5 दोस्त हम लोग हैं, ठीक। 10 किलोग्राम का कोई खाने वाला वस्तु रखा गया है, तो हम पूछेंगे या कोई पूछेगा तो प्रत्येक आप 5 दोस्तों को कितना कितना उसमें से मिलेगा। सेम उसी प्रकार का ये आपका एक क्वेश्चन है। देखिए, एक लड़कों को देना पड़ेगा, देने के लिए बोला गया कितना, 3/4 किलोग्राम, यानी कि 750 ग्राम देने के लिए बोला गया है। टोटल चीनी कितना मिला है प्रयोजक के द्वारा बांटने के लिए? 28 यानी 28.5 kg, ठीक है। तो ऐसे कितने लोगों को ये 28.5 किलोग्राम जो चीनी है कितने बच्चे में बांटा जा सकता है, यानी कितने बच्चे को ही मिलेगा अगर प्रत्येक बच्चे को 750 ग्राम दिया जाए। तो जब भी बांटने वाला प्रश्न आएगा तो ये आपका टोटल कितना है किलोग्राम, तो 28.1/2, इसको पहले तोड़ेंगे। देखिए, 28.1/2 है तो 28 दूना 56, 57 हो जाएगा, 57/2, यानी कि 57/2 को भाग दे देंगे किससे भाग देंगे जी, 3/4 से देंगे। तो देखिए 57/2 गुना में क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा, पलटी मार देगा, 3 से काट दीजिए इसको, तो 3 से काटेगा तो 19 या 57, 2 से काटिए 2 दूना के 4, यानी 19 दूना के 38, यानी 38 बच्चे को ये जो चीनी प्राप्त होगी, यानी 38 बच्चे को ही मिल सकती है, ठीक है। एक बार ध्यान से और आप लोग देख लीजिएगा, टोटल आपका कितना चीनी है जी, 28.5 kg। अगर मौखिक बनाना चाहते हैं तो 28.5 किलोग्राम है। एक लड़के को इसका मतलब होता है 750 ग्राम, यानी कि एक लड़के को 750 ग्राम चीनी दिया जाए और टोटल जो चीनी जो है 28.5 किलोग्राम है, तो बताइए वो कितने बच्चे में बांटा जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, 750 ग्राम एक लड़के को दिया जाएगा तो दो आदमी को कितना हो जाएगा, 1.5 किलो हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 किलो 500 ग्राम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 1 किलो 500 ग्राम हो जाएगा जी, बहुत सुंदर। अब तो 2 व्यक्ति में 1.5 किलो होगा, तो फिर 2 व्यक्ति में 1.5 किलो हो जाएगा, यानी कि 3 kg आपका हो जाएगा कितने व्यक्ति में, 4 में kg है, ठीक। तो 28 में 3 से भाग देंगे तो 9 3 27, तो 9 बार में कटेगा, इसमें से बचेगा कितना, 1.5 किलोग्राम बचेगा जी। तो देखिए 9 जो है किलोग्राम हुआ, 9 3 27 हुआ ना जी, तो 9 बार हो जाए, 9 में फिर 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 9 चौक का कितना हो जाएगा, 36। ये 1.5 किलोग्राम यहाँ बचा है, 1.5 किलोग्राम में कितने व्यक्ति को मिल रहा है, कितने बच्चे को मिल रहा है, 2 आदमी को, यानी 2 व्यक्ति और मिल जाएगा, 2 बच्चे को और मिल जाएगा, यानी कि 38 kg, मैंने 38 बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे मौखिक बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। एकदम ये हलवा क्वेश्चन है, हम आशा विश्वास सबको बनाने आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है या है। चलिए, कथन अ कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। 2 अगर संख्या ले, कथन अ जो है बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। तो ध्यान से देखिए, 2 संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम -3 ले रहे हैं, एगो 1 ले रहे हैं, गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 2 संख्या क्या क्या लिए थे जी, -3 ले लिए, एगो 1 ले लिए, ठीक
ठीक है। तो -3 में अगर 1 से गुना किएंगे तो -3 आ गया, ये तो इसके बराबर है, तो ये आपका बराबर वाला ठीक ठाक है, बराबर हो गया, ठीक है। अधिक वाला, एक अधिक होता है -3 उससे क्या होता है, छोटा होता है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पे। चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे हम 0 में अगर 1 से लें तो कितना हो जाएगा मेरा 0, तो ये तो इसके बराबर हो गया। 1 से लेकिन छोटा क्या होता है आपका, 0 होता है। इस तरह से भी आपका क्या होगा, छोटा हो जा रहा है, तो ये कह रहा है हमेशा अधिक होता है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, कथन अ जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अ जो होगा आपका, ये अ जो होगा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला सदैव, सदैव माने हमेशा, हमेशा या तो बराबर होगा ना तो अधिक होगा। यहाँ पर तो देखिए तो छोटा हो जा रहा है, ये तो बराबर है इससे ये छोटा है, ये तो बराबर है लेकिन इससे ये छोटा है। लेकिन ये अगर हमेशा नहीं रहता ना, या सदैव नहीं रहता, कभी लगा दिया रहता, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन सदैव लगाया है, इसके चलते आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। आशा और विश्वास करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्या हो गया, अरे बढ़ गया क्या, चलिए देखिए आपका स्क्रीन टच जो है ना जी, एक भी इसमें पिलुआ अगर बढ़ जाए, मक्खी बढ़ जाए तो नहीं चल पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर इसका कथन देखिए। कथन एक हो गया कि हाँ जी, कथन एक हो गया कि आपका क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए कथन नंबर 2 पर चलते हैं, यानी कथन नंबर 2 पर चलते हैं। और दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। तो दो गो संख्या ले लीजिए, अभी ले रहे -1, आई को 1 ले रहे हैं, ठीक है। जोड़िएगा तो -1 हो जाएगा, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर, तो इस संख्या के तो बराबर ई हो ही नहीं रहा है, इससे ये आपका क्या हो रहा है, बराबर या हो रहा है अधिक, इससे तो ये अधिक है, क्योंकि माइनस में क्या होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो ये तो सेटल सही हो रहा है कि हाँ जी इससे ही बड़ा है, परंतु इससे ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना जी। तो देखिए इसमें बोला है कि बराबर, और क्या बोला है, बराबर और क्या बोला है, अधिक। तो बराबर तो हो जा बराबर तो है नहीं इसमें, अधिक है, लेकिन इससे तो ये छोटा भी तो हो जा रहा है, तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए गौर दे देते हैं। 0 में अगर 2 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, इतना सही है। लेकिन जहां एक माइनस एक प्लस आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा मेरा। जैसे 3 में 2 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये तो इससे छोटा हो जा रहा है जी, इससे छोटा हो रहा है ना जी, ये तो इससे बड़ा हो गया, लेकिन इससे ही छोटा हो रहा है, तो इस तरह से ये भी आपका क्या है, कथन जो गलत है, यानी कि दोनों कथन क्या हो गया, मेरा गलत हो गया, ठीक है। दोनों कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोनों कथन गलत है, तो अब चलते हैं ऑप्शन में कि कितने, कौन सा ऑप्शन में जो दिया है, दोनों जो है और व सत्य है, नहीं सत्य नहीं है, दोनों असत्य है, दोनों और व असत्य है, यस, दोनों जो यही आपका क्या है, असत्य है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो उसको पुश करके उसको फिर पुनः एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपका ये डिस्कशन जो है ना, थोड़ा आपका ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या सोच रहे हैं कि जल्दी इसको कर दिया जाए। हमने जो बताया है उसको एक बार फिर अपने से प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा दोनों ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा, यानी दोनों ये जो कथन है उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत है, असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं, हम आपका ये शायद 5 नंबर है, 5 नंबर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है, ठीक, थाली थाली वो क्या है जी, है। चलिए लिखा है कि रिंकी के पास जलेबी के 3 थाली है, थाली थाली ब, यहाँ पर ब लिख दे रहे हैं। ये क्या है, थाली 100 है, थाली 100 है, ठीक है। थाली में केवल 1 जलेबी है, थाली में कितना जलेबी है, 1 जलेबी है।
थाली ब में 5 जलेबी है। थाली ब में कितना जलेबी है? 5 जलेबी है। थाली 100 में 3 जलेबी है। थाली 100 में कितना है? 3 जलेबी है। वह 3 थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहती है, यानी कि तीनों में क्या रखना चाहती है? बराबर बराबर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक बार देख लीजिएगा। अ में 1 है, ब में 5 है, 100 में 3 है। ठीक है ना जी। अब देखिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है, इसको पढ़ लेते हैं। थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रख देने पर, थाली ब में से अगर 2 जलेबी उठाकर इसमें रख दिया जाए, तो 2 जब जलेबी इसमें से उठाया जाएगा तो माइनस में हो जाएगा जी। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। थाली ब में से 2 जलेबी अगर उठा लिया जाए और उठाकर कहाँ रख दिया जाए? अ में रख दिया जाए, यानी कि 5 था जलेबी, 2 उठा लिया गया, यानी कि 3 हो गया। वो जलेबी 2 कहाँ चला? यहाँ पर आ गया। तो इसका कितना हो जाएगा? 3। अब इसका कितना हो जाएगा? 3। और इसका कितना हो जाएगा? 3। तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही चला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बराबर बराबर जलेबियाँ रखना है। अ में भी 3 गो जलेबी हो गया, ब में भी 3 गो जलेबी हो गया, 100 में भी 3 गो जलेबी हो गया। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने एकदम सटीक बताया है। ठीक है, वीडियो को एकदम बारीकी से देखिए, आपको आंसर जरूर आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रख दिया जाएगा, तो सब में 3 3 3 बच जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 6 और 7 का लघुत्तम समवर्तय एक्स वाई के लघुत्तम समवर्तय का आधा है। देखिए 6 है और 7 है, 6 है और 7 है। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका तो क्या होगा? गुणनखंड कुछ निकलेगा नहीं ना जी। डायरेक्ट इसको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 6 और 7 का जो है निकलने वाला नहीं है लघुत्तम, यानी कि इसका क्या करेंगे? डायरेक्ट गुना कीजिए। 6 7 कितना हो जाएगा? 42। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तय जो है एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्त का आधा है, यानी कि एक्स और वाई का जो एलसीएम होगा, ठीक है, एक्स और वाई का जो एलसीएम होगा उसका क्या है? आधा है। ये आधा है, इसका मतलब क्या होगा? 84 है, तब ना आधा इसका कितना होता है? 42 होता है। यानी एक्स और वाई का जो एलसीएम होगा 84 आएगा, और इसका आधा बोला है क्या? कि आपका 6 और 7 का है, यानी कि 84 यहाँ पर होता ना, यहाँ पर 42 होगा। इसका तो हम लोग निकाल दिए तो 42 हुआ है। चलिए 42 हुआ है, तो ये बोला है ना कि एक्स वाई का जो लघुत्तम होगा ना जी, उससे ही आधा है। यानी जब ये 42 है तो इसका मतलब कि वो 84 होगा, तब ना इसका आधा 42 है आपका। अब इसमें देखिए, और यदि x का मान 12 है, x का मान कितना है? 12 है। ध्यान से देखिएगा, x का मान पता चल गया कितना है? 12 है। तो y का मान आपको बताना है, y का मान बताना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर y लिख देते हैं। बराबर कितना एलसीएम आना चाहिए जी? एलसीएम आना चाहिए 84, यानी कि 12 में यहाँ पर y की जगह क्या रख देगा कि दोनों का एलसीएम जो 84 आ जाए, यानी कि 84 आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर देखा जाए ऑप्शन में, तो ऑप्शन तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ पर 7 रख देते हैं, ठीक है, तो 12 में अगर 7 से गुना कर 62 तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम को 84 मंगाना है, एकदम 84 आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये बता रहा है कि मैं जो हूँ, मैं 7 और सॉरी 6 और 7 का जो एलसीएम है वो एक्स वाई का क्या है? आपका एक्स वाई का आपका क्या है? आधा है। तो यह का 42 है, तो ऑटोमेटिक 84 आया होगा। यानी 12 और वाई का एलसीएम क्या आना चाहिए? 84 आना चाहिए। ऐसे भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 12 गुने वाई बराबर 84, ऐसे लिख सकते हैं ना जी। 12 गुने वाई, क्योंकि लघुत्तम नहीं निकलता है तो गुना कर देते हैं। एलसीएम कितना आना चाहिए? 84, यानी कि वाई बराबर क्या हो जाएगा? 84/12 डिवाइड कीजिएगा, 7 बार में कट जाएगा, यानी वाई का मान कितना आ गया? 7। ऐसे भी निकालना चाहता है मौखिक, यानी 12 और वाई का एलसीएम 84 आना चाहिए। तो अगर 7 रखते हैं तो 12 7 84,
और 12 और 7 का लघुत्तम निकलने वाला नहीं तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है ना जी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, 7 हो जाएगा। ठीक है, एक बार दिमाग लगाइएगा, जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कितना नंबर ऑप्शन में आपका 7 आंसर है। पहला नंबर ऑप्शन दिया है 6, नहीं होगा। ये आपका 24 है, ये क्या है 18 है, तो आपका ये क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है आपका 7, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा होगा, हमको आशा विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और देखिए आप तो अब मतलब कि छोटे बच्चे हैं नहीं कि मैं पूरा प्रोसेस बताऊं। आप मैथ पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा मैथ में अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं और अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि वो पूरा समझ में आए। नहीं आएगा पुनः आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर उसको आपको बता देंगे। ठीक है ना जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है जी आपका 7 है। 7 चलते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। कौन है निम्नलिखित में से इतना का सबसे अच्छा सन्निकट मान। तो पहले सन्निकट मान के बारे में जानिए। जैसे मान लीजिए ये आपका 2 लिखा है, ठीक है, इसी में समझा देते हैं। 2 के बाद दशमलव जो होगा उसके बाद अगर 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए ना जी, तो इसके जो दशमलव के इधर बाएं साइड जाने मतलब होता है, जैसे दशमलव के इधर पूर्ण संख्या जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको ऐसा ही छोड़ देंगे, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। डायरेक्ट इसका क्या लिख देंगे 2। अगर यहीं पे 2 के बाद 4 के बाद क्या आ जाए, 5 हो जाए या 6 हो जाए या 7 हो जाए या 8 हो जाए या 9 हो जाए, तो हम क्या कर लेंगे, जैसे ऐसे हो जाए, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, वो बढ़ा देते हैं, यानी कि इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, सन्निकट मान में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद 0 1 2 3 4 रहेगा, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, जैसे है उसे छोड़ देंगे। अगर दशमलव के बाद 5 6 7 8 9 कुछ भी आ जाए, तो उसके पहले वाले यानी कि पूर्ण संख्या जो होता है ना जी, उसमें हम बढ़ा लेंगे, यानी 2 है तो क्या कर लेंगे 3 कर देंगे। चलिए इसी पर आधारित पे क्या है क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है 9 है, यानी इसके लिए क्या लिखा सकता है 3 लिखा सकता है। गुना है तो गुना, दशमलव के बाद 4 है तो 4 है तो कोई भी इसमें क्या होगा बढ़ोतरी नहीं होगी, 7 है तो 7 लिख देंगे। इधर देखिए 11 है, सॉरी दशमलव के बाद 5 है ना जी, दशमलव के बाद आपका 5 है, दशमलव के बाद 5 है, तो बताए ना कि दशमलव के बाद 5 6 7 8 9 रहेगा, तो इसमें एक बढ़ा देते हैं पूर्ण संख्या में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। यानी इस प्रकार का हम लोग का क्या होगा ऑप्शन जिसमें होगा वही आपका राइट आंसर होगा। 3 गुने 7 सही है, लेकिन यहाँ पे 11 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर 2 पर देखिए 3 गुने 7 गुने 11, यहाँ पे 11 इसलिए आपका क्या हो गया गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 था, सॉरी 2 था कि 3 था, 1 मिनट देखने दीजिए मेरे। हाँ देखिए 2.9 है ना जी, तो 2.9 है तो इसमें बढ़ोतरी हुई तो 3 हो गया। इसमें 4 है तो इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जैसा था उसे छोड़ देंगे तो 7 के साथ हो जाएगा। 11.5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बढ़ा देंगे, यानी कि 3 गुने 7 बट्टा 12, 3 गुने 7 गुने 12, 3 गुने 7 बट्टा 12, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की एक बैटरी पढ़िएगा अच्छा से, घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम आइसक्रीम कोन, ठीक है, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तु उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की क्या उठाया बैटरी,
चलिए इसको हम अंडरलाइन करते हैं। मोमबत्ती, ठीक है। स्टील का गिलास, उसने उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया है। जो आपको बताना, देखिए इतना वो बने शिक्षिका उसको दिखाई है, वो लड़की जो है उसमें से क्या उठाई है, उसमें से उठाई है आपका वो घड़ी की बैटरी। घड़ी की बैटरी कैसे होता है जी, ऐसे होता है। घड़ी की बैटरी कैसे होता है, ऐसे ना होता है जी, इधर से ऐसे होता है ना जी, देख लीजिए आप लोग। मोमबत्ती, आपको मोमबत्ती भी तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, बीच में ऐसे होता है। अच्छा, स्टील का गिलास, स्टील का गिलास भी तो ऐसे होता है। तो उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर वो अलग कर दी है। यानी कि देखिए जितना सारा ये आपका है ना जी, अब ऑप्शन पर चलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वस्तुओं की ऊंचाई पर, ऊंचाई के आधार पर नहीं उठाई है। ऊंचाई सबका एक बराबर थोड़ी होता है, लेकिन समान, माने कि समान सोच से न उठाई होगी, तो ये आपका ऊंचाई के आधार पर नहीं उठाई है। क्योंकि सबका वो मोमबत्ती है, वो गिलास है, और एक आपका, एक है आपका घड़ी के बैटरी है। तो तीनों की ऊंचाई बराबर होता है, हमेशा ऊंचाई बराबर होता नहीं होता, इसके आधार पर नहीं उठाई है। बेलनाकार वस्तुएं, हाँ जी, बेलनाकार वस्तुएं हो सकता है। चलिए इसको भी देखते हैं, बेलनाकार वस्तुएं हो सकता है, इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ते हैं। वस्तुओं का भार, देखिए भार के आधार पर तो नहीं उठाया है, ऊंचाई के आधार पर नहीं उठाया, कन्फर्म हम लोग भार के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर नहीं उठाया है। गोलाकार वस्तु, गोलाकार नहीं है वस्तुएं। गोलाकार कैसे होता है, संतरा रहता तो गोलाकार हो जाता, सेव रहता तो गोलाकार हो जाता। इस तरह से ऑप्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो गोलाकार नहीं है, भार के आधार पर नहीं उठाया गया है, वस्तु की ऊंचाई के आधार पर नहीं उठाया गया है। उठाया किस तरह का गया है जी, उठाया गया किस तरह है जी, उठाया गया आपका है बेलनाकार वस्तु के आधार पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बेलनाकार वस्तु। कैसे उठाया, क्या गिलास उठाई है, मोमबत्ती उठाई है, और ये बैटरी उठाई है। तो तीनों का तीनों क्या होता है, बेलनाकार के आकार का होता है। इस तरह से राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर होगा कि बी नंबर होगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लीजिए आप लोग। नहीं दिखाई दे रहा है जी, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कितना नंबर है। देखिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी, यानी आपको कितने डिग्री पर कोण पर घूम लेगी, ये आपको बताना है। देखिए सुबह 6 बजे से, 6 बजे सुबह है यानी 6 AM है, दोपहर 3 बजे, दोपहर 3 बजे यानी कि 3 PM, ठीक है। इसके बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण पर घूम लेगी, यानी कि देख लीजिए पहले इसके 6 से 6 जाइएगा, 6 घंटा तक कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। फिर 12 से 3 जाइएगा तो कितना घंटा हो गया, 3, यानी कि 6 व 3 9 घंटा घड़ी घूमी है। कितने घंटा घूमी है जी, ऐसा भी आप मौखिक भी देख सकते हैं। 6 से 6 जाइएगा तो 12 बच जाएगा, यानी 6 घंटा इधर हुआ। 6 फिर 12 से 3 जाएगा तो कितना हुआ, 3 घंटा इधर, यानी 6 व 3 9 घंटा का घड़ी का क्या हुआ, घुमाव है। अब देखिए 9 घंटा याद रखिएगा। ये आपका जो घड़ी होता है वृत्ताकार होता है, ठीक है। टोटल एक चक्कर अगर घड़ी के मार रहा है घंटे वाली सुई, तो टोटल कितना डिग्री का कोण बना देगी, 360 डिग्री का, यानी कि टोटल उसको कितने घंटा होता है उसमें, 12 घंटे हैं। तो भाग दीजिएगा तो 1 घंटा का कितना डिग्री हो जाएगा, 12 3 36, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा 1 घंटा। एक और बराबर कितना घंटा, कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है। घड़ी घूमी कितनी है, 9 घंटा, 9 गुने कितना 30 डिग्री, यानी 29 27 270 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि राइट आंसर इसका होगा 270। देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। 9 घंटा यानी 6 से सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, यानी 6 से 9 3 बजे शाम तक जाइएगा, तो उसमें टोटल घंटे की सुई जो है 9 घंटा का सफ़र की है, 9 घंटा का सफ़र की है। इधर से निकला है कि 1 घंटा में घड़ी के जो सुई है, घंटे वाली सुई, वह कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 9 घंटे में कितने डिग्री घूमी होगी, 270 डिग्री घूमी होगी, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर होगा 270 घंटा, सॉरी 270 डिग्री, 270 डिग्री। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में 90 है, गलत है। 180 ये भी गलत है। 270 यहाँ पर सी में दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा है इसमें, एक आयत लिखा है, एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्रकृत संख्याओं में है, ठीक है, का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता, मतलब आपको नहीं बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, आयत है जिसकी भुजाएं केवल प्रकृत संख्याओं में, ठीक है, का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। तो लंबाई गुने चौड़ाई आपका देखिए क्षेत्रफल कितना है? 24 है। तो देखिए क्षेत्रफल आपका 24 है, तो संभावना क्या क्या हो सकता है? हम एक 12 गुने 2 कर देंगे तो 24 हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। अगर 6 गुने हम 4 कर देते हैं तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ये भी सही है। अगर हम 8 गुने 3 कर देते हैं, 8 तरीका 24 हो जाएगा, सही है। अगर हम 24 गुने 1 कर दें तो 24 हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम कर दें 6 4 8 3, चलिए इतना हो जाएगा, मैंने कि 12 दुना 24, ठीक है, 6 चौका 24, 8 तरीका 24, 24 एकम 24। देखिए आयत का क्षेत्रफल बोला है कि 24 सेंटीमीटर है, और बोला है ना कि केवल प्रकृत संख्या ही होनी चाहिए, उसी में आएगा। और उसमें बोला कि क्या परिमाप नहीं हो सकता। देखिए आयत का परिमाप का सूत्र याद कर लीजिए, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इसका होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ध्यान से देखिएगा, अगर लंबाई 12 माने हैं, चौड़ाई 2 मानेंगे, तो 12 2 कितना हो जाएगा? 14। इधर 2 है, यानी कि पहले क्वेश्चन का अंदर का काम होगा, तो 12 2 14, 14 में 2 से गुना कर, 14 दुना के 28, 28 जहाँ भी होगा वो आंसर होगा। आपसे पूछा गया है कि नहीं होगा, नहीं न बताना है, तो आपका तो होगा 28 वाला नहीं होगा। अच्छा 6 4 कितना हो जाएगा? इसको हम लंबाई माने, इसको हम चौड़ाई माने। इधर देखिए हमारे हाथ के ऊपर, ये आपका लंबाई, ये आपका है चौड़ाई। तो 6 4 10, क्योंकि सूत्र कह रहा है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 6 4 10, और 10 में 2 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20 जो आएगा वो भी आपका क्या होगा? आंसर होगा। आपसे पूछा गया नहीं, ठीक है। 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, 11 दुना के कितना हो जाएगा? 22, 22 जो होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा? परिमाप होगा। 24 एक 25, 25 दुना के 50, यानी कि 50 भी क्या हो जाएगा? आपका होगा। यानी कि 28 20 22 और ये आपका जो 50 है, ये आपका परिमाप होगा। आपसे पूछा है कि नहीं होगा, आपको नहीं बताना है, तो ऑप्शन पर चलना पड़ेगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है इसका। देखिए 20 हो जाएगा, 22 भी आया था, 25 नहीं आया था, 28 भी आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यही जो है उसका परिमाप नहीं होगा, यही जो है आपका क्या होगा? परिमाप नहीं होगा, ठीक है। आपसे परिमाप नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 100 किलोमीटर की दूरी की निरूपित करती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, ठीक है। यदि भूमि पर दो नगर 3400 यानी 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो मानचित्र पर उसकी दूरी क्या होगी? यानी दो नगर जो है उनके बीच में 3400 किलोमीटर की दूरी है, तो मानचित्र पर वो कितना सेंटीमीटर दिखाई देगा? तो देखिए यहाँ पे, देखिए 1 सेंटीमीटर अगर मानचित्र पर दिखाया जाता है, निरूपित किया जाता है, तो कितना किलोमीटर को दर्शाता है? 100 किलोमीटर को। आपका कितना किलोमीटर टोटल है जी? ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 है, यानी कि हम टोटल 3400 है, उसमें हम 100 से भाग देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया मेरा, एक का नीचे वैल्यू नहीं ना रहेगा, तो 34 हो जाएगा, यानी कि 34 सेंटीमीटर को क्या करेगा? वो निरूपित करेगा। यानी मानचित्र पर 34 सेंटीमीटर लिखा रहेगा,
तो समझ लीजिए कि कितना हो जाएगा, 3400 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। अब उसको जांच कर लेते हैं। देखिए 34 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है आपका, तो 34 सेंटीमीटर में 100 से गुना कीजिए, 100 किलोमीटर से आपका तो कितना हो जाएगा, 3400 किलोमीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। 3400 किलोमीटर है, 3400 किलोमीटर आपको दिया गया है, इधर आपसे पूछा गया है, आपसे ये क्या किया गया है, पूछ लिया गया, पूछा गया ना जी। देखिए इसमें क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, इसका इसका सेंटीमीटर और इसका क्या है, जो दिया है दोनों का क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर और गुने 3400 भाग देंगे कितना से, 100 किलोमीटर से, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 34 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर। और तरीका है इसका बनाने का, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए इधर देखिए, 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरा करने में 14 सेकंड लगते हैं। देखिए ध्यान से, प्रथम 100 मीटर जो है ना दौड़ने पर उसको कितना लगता है, 14 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है जी, 14 सेकंड। और अगले 100 मीटर करने पर उसे 2 सेकंड ज्यादा लगते हैं, यानी कि जब उसके बाद 100 मीटर दौड़ा है तो उसको 2 सेकंड ज्यादा, यानी 14 पहले था तो 2 सेकंड ज्यादा, यानी कि 16 सेकंड लगा होगा। और उसके आगे के 100 मीटर पूरा करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड ज्यादा लगा, यानी कि फिर 100 जो है दौड़ा है तो फिर कितना लगा होगा, 18 लगा, 2 ज्यादा है पिछले वाले से, तो इसका पिछला ये ना है, तो इससे 2 सेकंड ज्यादा लगेगा इसका। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। तो 800 मीटर टोटल है, तो 800 मीटर है तो 8 बार 100 मीटर करके दौड़ेगा, चलेगा वो। तो देखिए 3 बार हो चुका है, तो चौथा के लिए क्या हो जाएगा, फिर 20 सेकंड हो जाएगा। पांचवा के लिए क्या हो जाएगा, फिर वो आपका 22 सेकंड हो जाएगा जी। छठा के लिए इधर लिख दें, छठा के लिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 24 सेकंड। सातवां के लिए क्या हो जाएगा, 26 सेकंड। आठवां के लिए क्या हो जाएगा, 28 सेकंड। 5 इधर है, 3 इधर है। और ये टोटल दूरी जो है 800 मीटर हो जाएगी। टोटल काउंट कर इसमें ऐड करेंगे, 100 मीटर, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। सेकंड को जोड़िए, 4, 6, 10, 10, 18, 2, 20, 20, 4, 24, 24, 6, 30, 30, 8, 30, 8, 30, 8 आपका कितना होगा, 30, 8 आपका हो जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं, 30, 8 हो जाएगा 38, 38 के 8 हासिल 3, 3 है 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 16 ना होगा जी, इतना होगा 16, यानी कि 168 सेकेंड। अब इसको मिनट में बदल लीजिए। मिनट में कैसे बदलिएगा, 60 दुना के 120, 60 दुना के 120, तो बचेगा 48, यानी कि 2 मिनट 48 सेकेंड। 2 मिनट 48 सेकेंड समय लगेगा उसका, 2 मिनट 48 सेकेंड। देख लीजिएगा ध्यान से। इधर हम जोड़े हैं 100 100 100 करते हुए 8 बार जोड़े हैं, 800 हो गया। पहले वाले में 14 सेकंड लगा है, दूसरे वाले में उससे 2 सेकंड ज़्यादा लगा है, यानी 16 लगा है। फिर उस तीसरे वाले में इससे ज़्यादा लगा, 18 लगा। ऐसे करते करते हम यहाँ पर ले आए, यानी कि 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। सबको जोड़ लीजिएगा, कितना टोटल सेकंड आ जाएगा, 168 सेकंड। इसको मिनट में बदलिएगा तो 2 मिनट 48 सेकंड होगा। अब देखिए इसका आंसर कितना हो जा रहा है, इसका आंसर होगा 2 मिनट 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड, 2 मिनट 48 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 में दिया गया है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, अपना से बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए आप लोग बनाइए जल्दी से, बनाइए क्वेश्चन को। लिखा है प्रत्येक संख्या के अंकों को
पहचान कर, प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। देखिए इसके बनाने का इसमें बताना है कि इसको देख लीजिए कैसे बना है, उसके बाद इसमें भर देना है आपको। ये अक्सर मतलब रीजनिंग के टाइप बेस वाला क्या आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 9 है तो इसके बाद क्या किया गया है, 8 किया गया है, एक एक घटा लिया गया, 7 कर दिया गया, 6 कर दिया गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो बढ़ा दिया गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 0 है तो 0 से बढ़ गया तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 554 हो जाएगा। एक बार इसको ध्यान से आप लोग भी देख लीजिएगा। पहले 9 था तो एक घट गया 8 हो गया, फिर घट गया एगो 7 हो गया, फिर घट गया एगो 6 हो गया, उससे घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा। एक है, एक बढ़ा करके 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, तो उसके बाद भी हम लोग भी क्या करेंगे बढ़ा देंगे 5 हो जाएगा। पहले 0 था, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद क्या होगा 4 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 554। देखिए अगर ऐसे देखना चाहते हैं तो इसमें देखिए 89 का अंतर है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर 10, 10 में से घटाइएगा तो 9, यहाँ बचेगा 0, तो यहाँ से लेकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा तो ये अगर हार्डसिल देगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी से बोलो भाइयों। 1 हो जाएगा, फिर भी इसमें से घटेगा नहीं तो 11 हो जाएगा, 11 में से सॉरी यहाँ पर 0 ना बचेगा, 0 बचा, सॉरी यहाँ पर इधर देखिए ये हार्डसिल लेगा तो यहाँ पर 10, 10 में से घटाइएगा तो 9, यहाँ बचेगा अब 0, ये हार्डसिल लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाइएगा तो 8, यहाँ पर बचा 8, 8 में 60 गया तो 0, यानी कि 89 का अंतर है। इसमें से देखिए इसमें देखिए ये हो जाएगा 11, हाथ से लगे 11, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ बचा कितना 1, 1 में से 3 घटेगा नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा 89। इसमें भी 89 का अंतर है, इसमें भी 89 का अंतर है, इसमें भी क्या कीजिएगा 89 का अंतर कर लीजिएगा तो आपका आएगा 554 तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग सही है। चलिए क्वेश्चन कर रहा है इसमें और ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन कर रहा है, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है 74 है। ध्यान से देखिए पहले सूत्र इसका होता है माध्य का, होता है कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखिए तो कह रहा है कि एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है 74 है। अब इसका हम शॉर्ट फॉर्म ही बताएंगे आपको। तो देखिए सभी प्रेक्षणों का योग देखिए माध्य कितना दिया है इसका 74 दिया है, बराबर दे दीजिए। उसमें से 3 विषय में से 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो 3 को विषय क्या हो जाएगा इसका 70 प्लस 75 प्लस 80। चौथा पांचवा नहीं पता है तो चौथा का मान लेंगे x, पांचों का भी मान लेंगे x, चाहे y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को x से मान लीजिए, नहीं तो एक को x एक को y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सही प्रेक्षणों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5 है, तो 5 से क्या करेंगे उसमें भाग दे देंगे, तो जोड़िए इसको, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 है तो 74 में 5 से गुना कर लीजिएगा, इधर तिरछा तिरछी गुना होगा ना जी, तो 5 में 74 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 7 5 का 20, 7 5 35 2 37, यानी कि 370 हो जाएगा। अब इसको काउंटिंग कीजिए 0 5 0 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना 5। और इधर देखिए 8 7 15 15 7 15 5 22 15 7 22 होता है 225। इधर कितना हो जाएगा ये x और x 2x हो जाएगा। और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस कर लीजिए, तो 370 में से 225 माइनस कीजिएगा, 10 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 5, या इधर बचेगा 6, 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, इधर बचेगा 145 बराबर कितना हो जाएगा 2x। 145 बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए इधर 145 बराबर जब 2x है
तो 145 बट्टा में 2 हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा जी। काटिए इसको, काटिएगा तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, आज 2 दूना के 4 और 2 पचे 10, यानी कि 72.5। ये आपका पूरा प्रोसेस हम बनाए हैं। इसका आपका हो जाएगा कितना, 72.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा। चलिए देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 74 है। देखिए जितना माध्य होता है ना उसमें संख्या से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद कितना आया है, 5 का 20, 3 7 35 2 37, यानी 370 हो गया। उसमें 3 विषयों में 70 75 और 80 अंक प्राप्त किया है। 3 को विषय का इसमें क्या करेंगे, जोड़कर इसे, इसमें 70 है, 75 है और 80 है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 5 5 हो जाएगा, 8 7 15 15 7 22, यानी 225 हो जाएगा। और इसमें से 225 ले आकर माइनस करेंगे। देखिए तो 10 में से 5 घटाइएगा तो 5 बच जाएगा, 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 बच जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 बचेगा। और 5 गो संख्या था, 3 गो का हम तो इधर निकाल लिए हैं, 3 गो लेकर क्या करें, घटा लिए। तो इसमें बचा कितना का बचा, 145 में 2 गो का बचा जी, 5 गो का 370 है योगफल। उसमें से 3 गो घटा लिए हैं, 225 है, तो घटाएंगे तो जो बचा है वो कितने का बचा है, 2 का बचा है। तो उसमें 2 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, यानी हो जाएगा आपका 72.5, 72.5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 72, 2 नंबर दिया 72.5, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। यह देखिए तीसरा में 74.5, ये गलत है, ये भी गलत है, आंसर होगा 72.5। चलिए देखिए इधर, देखिए हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। नाम, अच्छा देखिए हर्षित है यहाँ पे, अमन अमीना है और जोसेफ है। देखिए शुरू करने का समय है 5:32, मैंने सुबह में 5:32 पे, 5:32 पे 6:49 पर क्या हुआ, खत्म किया है लोग। तो 5 से 6 यानी 1 घंटा, 32 से 49 यानी कि 32 7 49 17, यानी कि 1 घंटा इसका 17 मिनट होगा। 1 घंटा कितना होगा, 17। देखिए 17 17, 9 में से 2 घटाएगा 7, यहाँ पर 4 सही है, 1 घंटा 17 मिनट होगा। इसमें 5:27 पर शुरू किया, खत्म किया 6:37, यानी कि इधर का 10, यानी 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। तीसरा आपका है 6:06 पर शुरू किया है, 7:31 में खत्म किया, यानी कि 6 से 7, इधर बचेगा कितना, 25, यानी कि 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट। दिमाग में रखिएगा, हर्षित का समय लगा 1 घंटा 17 मिनट, और मीना का समय लगा है 1 घंटा 10 मिनट, और जोसेफ का लगा है 1 घंटा 25 मिनट। अब इसको दिमाग में रखिएगा, 1 घंटा 17 किसका है, हर्षित का है, 1 घंटा 10 मिनट किसका, अमीना का है, और जोसेफ का 1 घंटा 25 मिनट है। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, हर्षित और अमीना समान समय अवधि के लिए चले हैं। अब तीनों तो अलग अलग था, तो कोई समान चलेगा, एक का 1 घंटा 17 मिनट था, एक का 1 घंटा 10 मिनट था, एक का 1 घंटा 25 मिनट था, तो कहाँ से समान होगा, ऑप्शन नंबर का क्या होगा, गलत है। जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज्यादा चला है, जोसेफ जो है अमीना से 8 मिनट ज्यादा चला है। यहाँ पर जोसेफ है, यहाँ पर था इसका, जोसेफ का कितना था, जोसेफ का था 1 घंटा, जोसेफ का था 1 घंटा 25 मिनट था, और अमीना का था 1 घंटा 10, इसका था 1 घंटा 17, यानी कि देखिए इससे 8 मिनट चला है। जोसेफ जो अमीना से 8 मिनट ज़्यादा पर चला है, बहुत ज़्यादा चला है। ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 पर चलते हैं। अमीना सबसे कम समय चली है, यस। अमीना जो है इसका कितना था, 1 घंटा 10 मिनट था ना जी, इसका 1 घंटा 17 मिनट था ना जी, इसका कितना था, 1 घंटा 25 मिनट था। तो सबसे कम कौन चल रहा है, अमीना चली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, यही इसका क्या होगा, सही होगा। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है इसमें, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वह जो है दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हीले के
ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है। यानी कि देखो वैन हिली के अनुसार जो है एक बच्चा जो है वर्ग और आयत में अंतर ही नहीं कर पा रहा है, तो वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है, यानी कि वर्ग को भी आयत कह देता है, आयत को वर्ग कह देता है, यानी एक ही को कौन बात मतलब उसमें बता रहा है उसको। चलिए निर्धारित करता है, तो वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र जो है किस चरण पर है, किस चरण पर है। देखिए दूसरा एक नंबर ऑप्शन है अभिगृहीतीय स्तर पर नहीं, अभिगृहीतीय स्तर पर ये नहीं लड़का है, यानी कि कोई सिद्धांत पर नहीं आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना जी। दूसरा विश्लेषण स्तर पर नहीं, विश्लेषण स्तर पर बच्चा क्या करेगा, माने विश्लेषण स्तर पर बच्चा तो उसको एकदम अंडरस्टैंड कर देगा, यानी कि उसको समझ में आएगा, उसको क्या कर सकता है, अंतर कर सकता है, ये भी आपका नहीं होगा। निगमन स्तर नियम का कोई बात नहीं है इसमें। दृश्यकरण स्तर, ये वैन हिले का जो दृश्यकरण स्तर जो है इसी के अंतर्गत वो आपका लड़का जो है अभी है, जैसे कि उसको वर्ग और आयत में क्या हो रहा है, अंतर नहीं करने आ रहा है। ये का वैन हिले कौन सा सिद्धांत पर है, दृश्यकरण सिद्धांत पर है, इसका है जी दृश्यकरण सिद्धांत पर। अब आपको हम चलते हैं बता रहे हैं वैन हिले के सारे स्तर का नाम, ठीक है। अब देखिए गणित शिक्षा में ज्यामितीय विचार का वैन हिल मॉडल एक सिद्धांत है जो बताता है कि छात्र ज्यामितीय कैसे सीखते हैं, ज्यामिति कैसे सीखते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका देखिए, स्तर नंबर 0 है, स्तर नंबर 0, तो स्तर नंबर जो है 0 वो क्या है आपका दृश्यकरण है, मूल दृश्यकरण या पहचान। इस स्तर पर छात्र जो है दृश्य धारणा और अशाब्दिक सोच का उपयोग करता है। वे ज्यामितीय आकृतियों को अनेक आकार से एक संपूर्ण के रूप में पहचानते हैं और आंकड़ों की तुलना उनको प्रकार या दैनिक जीवन की चीजों से जैसे यह एक दरवाजे की तरह दिखाई देता है से करते हैं, उन्हें वर्गीकृत करते हैं। यह एक जो यह है जो यह एक नहीं है। देखिए कहने का मतलब क्या है, दृश्यकरण में क्या होता है कि लड़के जो होते हैं जितने सारे चीज देखेंगे उसको एक ही जैसा मानने का प्रयास करेंगे, माने एक ही जैसा मानते हैं। तो ये आपका क्या इस तरह से क्वेश्चन में आपका यही था जी कि जैसे आयत देख रहा है जब वर्ग देख रहा है दोनों को एक ही समझ रहा है, ठीक है ना जी। या तो दोनों को आयतें कह देता होगा, नहीं तो दोनों को वर्ग कह देता, उसको अंतर नहीं करने पा रहा है। तो ये आपका क्या है दृश्यकरण में जाएगा ना। तो दृश्यकरण जो होता है वैन हिली का 0 स्तर का बात है। तो 0 स्तर में बच्चा क्या होता है, देखता है चीजों को समझता है लेकिन उसको अंतर नहीं कर पाता है, यानी सबको ये एक ही जैसा मान लेता है। यानी वर्ग को देखता होगा तो उसको भी वर्ग, आयत को देखता होगा तो उसको भी वर्ग मान लेता है, चाहे वर्ग देखता है तो उसको भी आयत मान लेता है। तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, दृश्यकरण में ही चला जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, वे ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान नहीं कर पाता है, चित्र पहचान लेता है लेकिन उसको गुणों की पहचान नहीं करता है। किसना कौन सा स्तर में है, तो वैन हिले के 0 स्तर में है, यानी कि दृश्यकरण में, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण में क्या है, एक बच्चा वर्गों को आयतों से अलग करने की सक्षम नहीं है और दोनों को एक ही श्रेणी में निर्दिष्ट करता है। वैन हिल के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र स्तर नंबर 0 पर है और ये प्रत्योक्षकरण पर है, यानी कि उसको दृश्यकरण माने दृश्यकरण का क्या आपका विभाग है, यानी कि वैन हिल के 0 स्तर का बात कहा गया है। इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 दृश्यकरण, ठीक है। उसमें इसको पढ़ना होगा आपको, स्तर नंबर 0 है, स्तर नंबर आपका क्या है 1 है, स्तर नंबर 2 है, स्तर नंबर 3 है और स्तर नंबर 4 है। यानी कि वैन हिले ने कुल मिलाकर 5 ज्यामितीय सीखने के लिए 5 स्तर का उपयोग किए हैं और उन्होंने बताया है, ठीक है। 5वां स्तर आप लोग देख लीजिएगा, PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, क्योंकि और हम यहाँ पर इसको बताएंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। और इसको आप लोग दिमाग लगा के मतलब एक बार 2 बार इसको पढ़िएगा। PDF टेलीग्राम हमारा जो है उसका नाम है लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर, ठीक है। लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर है, उसमें आपको ये PDF आपको मिल जाएगा। वीडियो देख के उसके बाद टेलीग्राम पर इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। 2005 के अनुसार पूछ रहा है। देखिए आप लोग अगर NCF 2005 पढ़ेंगे या तो CDV पढ़े होंगे चाहे EVS पढ़े होंगे, कोई भी चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है ना। अगर उसमें भी अगर आप सुने होंगे आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। 1 नंबर ऑप्शन है उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण न हो। नहीं, ये बात NCF द्वारा नहीं बोला गया है,
ये आपका ऑप्शन क्या गलत है। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न करियर के विकल्प मुहैया करवाएं, ये कुछ हद तक सही है। ऑप्शन आगे भी पढ़ लेते हैं। सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। देखिए ये जो क्वेश्चन ऑप्शन जो है एकदम ही 100% सही है। एनसीएफ कहता है कि सभी पढ़े सही बढ़े, सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। ये आपका एनसीएफ 2005 कह रहा है, ठीक है ना। इसको इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं। और है कि ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगी नहीं कराना है, प्रतियोगिता नहीं कराना है, कंपटीशन नहीं कराना है, ग्रेड नहीं करना, अंक के लिए नहीं पढ़ना है, व्यवसाय के लिए नहीं पढ़ना, उच्च माने कि अंक प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ना है। ये सबका क्या निगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन देखिए, कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपका जो हमने बताया ऑप्शन नंबर क्या है 3, सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका जर्नल बनाने के लिए कहा और उसमें उन्होंने उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य क्या, माने कि कोई शिक्षक है, शिक्षिका है सॉरी, एक बच्चे को मैथ पढ़ा रही है और उसको क्या बताई है जी, छात्रों को गणित की पत्रिका जर्नल बनाने के लिए कहा और उसमें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। मतलब कि अपने दैनिक जीवन में जो भी आपका घटना घट रहा है, जैसे हम लोग मैच खेलते हैं तो उसमें रन काटते हैं, विकेट का माने इंडिकेट करते हैं, आपका दैनिक जीवन से संबंधित है। कोई भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें जैसे कोई भी मतलब कि दैनिक जीवन से, मान लीजिए कि आप बाजार पर गए ना जी, आप कोई वस्तु खरीदे तो आप दिए 100 रुपये का नोट, उधर से 50 रुपये की वस्तु खरीदे तो 50 रुपये रिटर्न किया। ऐसे मैंने कहा कि आपको मैंने बताई है लिखने के लिए, ठीक है ना जी। तो उसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। उसका उद्देश्य आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना नहीं। मान लीजिए कि आपको दैनिक जीवन में क्या घटना है, सबका तो अलग अलग होता है दिनचर्या आपका, तो उससे क्या होगा कि आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना नहीं, गलत बात है। परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना नहीं, परिकलनीय कौशल को विकास करने के लिए इसमें नहीं बताया गया है। ये कुछ हद तक सही है ऑप्शन, लेकिन ये आपका जो है ना इसमें परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना है, छात्रों की सहायता किया है, सही बात है, लेकिन ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। देखिए तीसरा नंबर कह रहा है छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया से प्रयुक्त होने वाली गणित से संबंध स्थापित कर सके। ये गलत सही है आपका ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट है, क्योंकि उसको दैनिक जीवन से जोड़कर लिखने के लिए बताया गया है। यानी उसको कहा जा रहा है, उसको हेल्प किया जा रहा है कि छात्रों को जो है की सहायता करना कि वे इस कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके, यानी कि बाहरी दुनिया को भी अपने मैथमेटिक्स की दुनिया में जोड़कर और इसको इंटरेस्ट बनाकर और उसको पढ़ सके। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए जांचना यहाँ पे तो गलत हो जाएगा इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गणित केवल अंक गणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामिति या आकृतियों के पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए। केवल आ गया निगेटिव है। आप प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति का पढ़ाइएगा और सब कोई भी अंक वाला पढ़ाई नहीं कीजिएगा, ये आपकी गलत बात है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 है बीज गणित में अंक गणितीय अंतर्निहित नहीं है। ये भी आपका क्या बताए निगेटिव पूछा क्या नहीं, तो ये भी आपका क्या है बीज गणित में अंक गणित अंतर्निहित नहीं है, ये बात क्या भी गलत है। तीसरा है गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए, ये भी बात क्या है गलत है। गणितीय पाठ्य चर्चा में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिव्य स्थान, संबंधित समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यकता रूप में स्थान दिया जाएगा। ये आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन कर रहा है कि गणित केवल अंक गणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त। अच्छा क्वेश्चन वही है आपका, सेम क्वेश्चन है। चलिए इधर देखिए,
निम्नलिखित में से डिन्स ब्लॉक का उपयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता है। देखिए, संख्या और स्थानीय मान, देखिए संख्या और स्थानीय मान का प्रयोग करके पढ़ाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। जोड़ने के लिए होता है इसका प्रयोग, घटाने के लिए होता है, स्थानीय मान के लिए होता है, संख्या बनाने के लिए होता है। ठीक है ना जी, इसका डिन्स ब्लॉक का प्रयोग। तो संख्याएं और स्थानीय मान, ये सही बात है। प्रायिकता इसका नहीं होता है, योग में होता है, घटाव में होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत आसान पूछा गया है, तो प्रायिकता इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए, कोड़ा के निम्नलिखित में से डिन्स ब्लॉक का प्रयोग जो है करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता है। अभी बताया ना, संख्या बनाया जा सकती है, स्थानीय मान निकाला जा सकता है, उसे योग किया जा सकता है, घटाव किया जा सकता है। तो इसमें क्या नहीं किया जा सकता है जी, नहीं पूछा था। प्रायिकता इसका नहीं, इस पर मैंने डिन्स ब्लॉक का प्रयोग कर प्रायिकता नहीं किया जा सकता है, यानी कि आपका क्या है, प्रायिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा था इसलिए प्रायिकता इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया, उसने उसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई है, ये जो है इस प्रकार की त्रुटि हुई है क्योंकि आपको बताना है। देखिए, एक क्या है, बालक को बोला गया है कि आप 6065 लिखिए, लड़का क्या कर दिया, 665 लिख दिया, यानी जीरो को भूल गया है। 6065 कैसे लिखाएगा, देखिए 6065 जो है ना आपका ऐसे लिखाएगा 6065। लड़का किया क्या है, 665 लिख गया है, यानी कि इसको भूला गया है। ठीक है, आपको बताना है, तो बताइए वो किस प्रकार का, वो उसके दिमाग में सोच है, वो किस प्रकार का त्रुटि मना किया है। छात्र को संख्याओं की समझ नहीं, देखिए छात्र को संख्याओं की समझ नहीं होता तो वह 665 भी नहीं लिखता। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ठीक है, उसको छात्र को जो है ना संख्या का समझ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, छात्र को गणन सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है। देखिए, गणन सूचक और क्रम सूचक का संख्या का बोध है, अगर उसको गणन सूचक और संख्या सूचक का बोध अगर नहीं रहता तो 665 भी नहीं लिखते बालक। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं। ये एक संक्रियात्मक त्रुटि है, नहीं संक्रियात्मक त्रुटि नहीं है, ये जो है संक्रियात्मक योगफल है, इस आधार पर ये त्रुटि आपका नहीं है। देखिए, इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, क्योंकि छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणाओं को नहीं समझा है। उसको देखिए स्थानीय मान का पता नहीं है कि भाई कौन कहाँ दहला कर उसको लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट होगा। ठीक है, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणाओं को नहीं समझा है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिएगा, एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने क्या किया, उसको 665 लिखा। तो इस प्रकार की त्रुटि हुई है, तो उसको क्या पता नहीं है जी, तो छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणाओं को नहीं समझा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। योग की एक समस्या यानी 234 प्लस 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा, यदि वह 40 होता तो उत्तर 244 आता। ठीक है, अच्छा 254 264 और 274 होगा, परंतु यह 42 है, इसलिए यह 274 प्लस 2 यानी 276 होगा। ठीक है, इसलिए 234 प्लस 42 यानी 276 होगा। हुआ, विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन को एकदम आसानी से आप लोग भी पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। गणित की कक्षा में मौखिक परिकलनीय युक्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, हतोत्साहित जो है आपका निगेटिव वर्ड है और इस तरह से आपका ऑप्शन होने नहीं देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ऐसा ही कट गया। प्रोत्साहित नहीं करना है बच्चों का, कभी भी प्रोत्साहित करना है, चाहे वो कोई भी विषय हो। ठीक है ना जी, इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए एक शिक्षक कार्य बढ़ा सकता है। कार्य को बढ़ाना नहीं है, बच्चे को बोझ ही नहीं बनाना है। ठीक है ना, आइए जो क्वेश्चन जो है उस पर का जो सटीकता आंसर वाला है ये आपका नहीं होगा। और इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए एक शिक्षक कार्य बढ़ा सकता है। कार्य बढ़ाना नहीं है, उसको कार्य में हेल्प करना, सराहना देना, इस प्रकार का आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इस तरह की कलम विधि विद्यार्थियों के अवधारणात्मक ज्ञान की सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं है क्या इसका, अच्छा ऑप्शन 4 इसमें है, एक मिनट, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे है। गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की
अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। इस प्रकार का अगर दिया जाएगा सवाल तो बच्चा कितना जानता है, बच्चा कहाँ पर कमी है, आप बच्चे को जजमेंट कर सकते हैं और उसकी त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना जी। इस तरह से आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ छात्रों ने भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन यानी भ्रांति है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति प्रयुक्त है। श्याम पट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना है। श्याम पट पर लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 पर चलते हैं। छात्र को कार्य शीट यानी कार्य पत्रिका दी जाए चाहिए और उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए। अभ्यास नहीं करना है बच्चे को। ऑप्शन नंबर ये भी आपका गलत है। मूर्त पदार्थ का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे उनमें से भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। ये अब जो है आपका बच्चा जो है करके सीखता है, तो इस पर आधारित ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका राइट आंसर चला जाएगा। यहाँ इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। भागफल और शेषफल की परिभाषा नहीं दिलाना है। ठीक है ना, इस तरह से आपका ऑप्शन गलती हो जाएगा। इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, आपको नहीं बताना है। यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है, नहीं। ये आपके सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है, नहीं जी। इसका उपयोग, अच्छा ये तो हुए है, नहीं पूछा ना जी। यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है। योगात्मक मूल्यांकन जो है ना सत्र के अंत में ही होता है ना जी। तो ये आपका है, आपसे पूछा गया है, नहीं। इस तरह से आपका आंसर ये नहीं होगा। इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षांतरी और स्थापन में होता है। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। आइए ऑप्शन नंबर 3 पर चलिए। यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। ये तो भाई सही है। यह उत्पादन अनुकूलन है, न कि प्रक्रिया अनुकूलन है। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। क्वेश्चन करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को इसे स्मरण करने के लिए निर्देशित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। अगर तीसरा नंबर ऑप्शन है छात्रों को निर्देश दे कि वे प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक से हल किए प्रतिमान प्रश्न जैसे करें। देखिए ये तो आपका गलती है एकदम, निर्देश नहीं देना आपको। जी आपका ऑप्शन नंबर 3 ऐसा ही गलती दिखाई दे रहा है। छात्रों से कहे कि वे प्रश्नों को श्याम पट पर हल करें, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी आपका गलत हो गया। अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उसको छात्रों को सामने रखना, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ये आपका इसका राइट आंसर। चलिए लिखा है निम्न में से कौन सा शुद्ध सही मिलान सेट का प्रदर्शित करता है। 1 नंबर देखिए इसको खोजने का तरीका बता रहा है। आप सब खोजिएगा नहीं, गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा। इसको कैसे खोजेंगे देखिए ध्यान से। ये आपका क्या है, प्रदर्शित कराना होता है। यानी प्रदर्शन का आपका हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर पर है प्रदर्शन वाला। ठीक है। अनुमान, तुलना, देखिए इसका तुलना किया जाता है। ये आपका तुलना होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपका तुलना होता है। यानी कि डी का हो जाएगा आपका 2 नंबर, डी वाला का हो जाएगा 2। अच्छा बी वाला का हो जाएगा 1। ठीक है। अब देखिए अनुमान लगाया जाता है, गुना करके वो होता है ना, अनुमान लगाया जाता है। तो आपका सी नंबर का क्या होता है आपका, ये हो जाएगा। अब बचा जो है इसका हो जाएगा। आप लोग दिमाग में उठा लीजिएगा। ए का 3, बी का 1 और डी का 2। चलिए फुट में इसका ऑप्शन दिया गया होगा, देखिए ध्यान से। 1 का 3, 1 का 3 है जी, सही है। अच्छा 2 का ए है, 2 का ए है। चलिए सी का 4 है, सी का 4 है, सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, राइट होगा। सब आपका मैच कर रहा है इसमें, देख लीजिए। अनुमान वाला यहाँ पे, तुलना वाला इधर था, 1 नंबर वाला का था इधर था, और प्रदर्शन करने वाला जो ऐसे बताया गया था ना, संख्या पद्धति, सॉरी संख्या रेखा पर प्रदर्शन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक क्वेश्चन है आपका।
और गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 खोजिए। और बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना। ऑप्शन 2 क्या है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजित करने के लिए समर्थक को विकसित करना चाहिए। यही आपका ऑप्शन नंबर 2 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर किसका। देखिए कह रहे हैं कि आपके घर में अगर इतना लोग हैं, 5 लोग हैं, मान के चलिए आपको क्या करिए भाषा के आधार पर सिखा रही है कि घर में अगर 5 लोग हैं, अगर प्रत्येक लोग 3-3 को रोटी खाएगा तो कितना रोटी की खपत होगी, चाहे कितना रोटी की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चा का क्या कर रहा है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के लिए समर्थ को विकसित करती है कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे क्या हो विकसित हो, उसके अंदर रुचि जागृत हो और बच्चा मैथ को गणित को अच्छा आसानी से क्या कर सके, वो सीख सके। इस तरह सबका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन का सही होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। गणित की अपनी भाषा है, बात सही है। किसी भी गणित समस्या का केवल एक ही हल होता है, गलत बात है। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, सही है, यानी कि ए और सी सही होगा। देखिए गणित की एक अपनी भाषा है, सही है बात। किसी भी गणितीय समस्याओं का केवल एक ही हल होता है, गलत बात है। गणितीय अवधारणाएं जो होती है अमूर्त होती है, ये आपके सही है। तो इसका ए और सी का आंसर होगा। देखिए ए और सी किस में दिया, ए और सी इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका राइट सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्योक्षकरण और निरूपण प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए यह निहितार्थ है। चलिए दूसरा नंबर ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए। केवल लगा है, ऑप्शन कट जाएगा आपका। गणित में अधिगम, क्योंकि इसमें माने कि आपको क्या निगेटिव के सेंस में लेकर चला जा रहा है। केवल केवल हमेशा गलती नहीं होगा मैथ में, लेकिन इस ऑप्शन में ना जी केवल जो है निगेटिव की तरफ ले जा रहा है। गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एक मात्र तरीका है। मात्र तरीका ये तो क्या गलत है। यह शिक्षक के काम को आसान बनाता है। शिक्षक को काम को आसान थोड़ी बनाना है, विद्यार्थी का काम को आसान बनाना था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक इज राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। प्रत्यक्षकरण और निरूपण प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए एक निहितार्थ है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए ये आपका हो गया सीटेट का जो 16 दिसंबर 2021 का जो एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम, उसमें मैंने आपको कराया है 30 मैथ का क्वेश्चन ना जी, और उसका आपके सामने मतलब कि डिस्कशन किए हम। आशा और विश्वास करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है ना जी। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।